बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कनेक्शन लॉज के बारे में। जिस तरह हम लास्टली पढ़ चुके हैं कि दो तरह के लॉज होते हैं। एक हमारे पास होता है एलिमेंट लॉ जो कि कहलाता है, जिसे हम कहते हैं ओहम्स लॉ। यह सिर्फ एक जो पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है उसके बारे में हम जो है ना डिस्कस करते हैं एलिमेंट लॉ के अंदर। और जो दूसरा लॉ था वो हमारे पास था कनेक्शन लॉ। जो कनेक्शन लॉ था वो था हमारे पास जिसके अंदर किरचॉफ्स करंट लॉ था और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ था। तो आज की जो इस वीडियो है इसके अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे सिर्फ कनेक्शन लॉज को। और कनेक्शन लॉज हमारे पास दो तरह के होते हैं, जिसमें एक हमारे पास आएगा जिसे हम कहेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं KCL। के यहाँ से लिया गया है पहले लेटर और लॉ इस तरह से। ये हमारे पास एक हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ। और जो दूसरा लॉ कनेक्शन लॉ है वो हमारे पास होता है किरचॉफ्स, से हम कहते हैं वोल्टेज लॉ। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनती है वो KVL बनती है। कनेक्शन लॉज दो तरह के होते हैं। एक होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, दूसरा हमारे पास होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कनेक्शन लॉ से वाज़ेह है कि इस लॉज के अंदर हम देखेंगे जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन बनता है। ये सारी चीज़ें हम कनेक्शन लॉ के अंदर देखेंगे। सबसे पहले जो कनेक्शन लॉ हम देखते हैं वो हम करते हैं इसको किरचॉफ्स करंट लॉ को सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। जो हमारे पास किरचॉफ्स करंट लॉ है जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म वो बनती है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है: एट एनी इंस्टेंस द सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट लीविंग दैट नोड। कहने का मतलब ये है कि जितना भी करंट किसी नोड में एंटर हो रहा होगा उसी नोड से उतना करंट ही एग्ज़िट हो रहा होगा। तो एट एनी इंस्टेंट का मतलब है किसी भी एक ख़ास वक्त पे, एट अ सिंगल इंस्टेंट किसी एक वक्त पे। द सम ऑफ ऑल करंट तमाम करंट जो एंटरिंग का नोड जो एक नोड में एंटर हो रहा होगा उसका सम मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट लीविंग दैट नोड। वो इक्वल होगा उस करंट के सम के जो उस नोड को छोड़ रहा होगा। इसकी जो डिटेल में इसके लिए जो एक रिप्रेजेंटेशन होती है KCL की, किरचॉफ्स करंट लॉ की, वो कुछ यूँ होती है। ये साइन होता है सुमेशन का, सम का। उसके अंदर हम लिखते हैं आई इन इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट और आउट एग्जिटिंग दैट नोड। ठीक है, और हम इसके साथ n लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी नोड के ऊपर जो एंटरिंग करंट है, अभी ये किस तरह से है कि लेट्स सपोज कोई भी आपका सर्किट है, ये कोई कंपोनेंट लगा हुआ है, इसी तरह से एक कंपोनेंट ये लगा है, एक कंपोनेंट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसके पैरेलल में एक कंपोनेंट मैं लगा देता हूँ। ये इस नोड पे कॉमन हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है। ये जो बॉक्सेस हैं ये याद रहे कि ये इनमें कोई रजिस्टर हो सकता है, कोई कैपेसिटर हो सकता है, कोई कहीं बल्ब लगा हो सकता है, LED हो सकती है, कोई वोल्टेज सोर्स हो सकता है। कुछ भी इस तरह की जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की चीज़ें हैं वो इस तरह से हो सकती हैं। तो इसके अंदर हमने इसको नोटेशन दे देते हैं X1, X2, X3, X4, X5,
X6, ये हमारी ब्रांचेस के नाम हो गए। अब जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर से करंट भी गुजर रहा है, इसको मैं कह देता हूँ ये I1 है। ये करंट इस तरफ गुजर रहा है, इसको कहता हूँ ये I2 है। X3 में मैं कह देता हूँ करंट इस तरफ गुजर रहा है, ये इस तरह से है। तो इसमें मैं कह देता हूँ I4 करंट इस तरफ को गुजर रहा है, और इसको I5, और इसके अंदर से जो करंट गुजरेगा I6, ये जो करंट गुजरा I6। हमने लास्टली ये भी स्टडी किया था कि नोड्स क्या होती हैं, जिधर दो जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं। तो एक हमारे पास ये नोड होगी A, इस तरह से इधर तीन कंपोनेंट्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ये B, इधर भी तीन कंपोनेंट ज्वाइन हो रहे हैं, ये हमारे पास C, और ये जिधर चार कंपोनेंट ज्वाइन हो रहे हैं इसके ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर आप नोड ले लें जहाँ पे उनका कनेक्शन बन रहा है, और इनको मैं कह देता हूँ कि ये D नोड है। अभी हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा था कि डेफिनेशन कहती है कि एट एनी इंस्टेंट ऑल करंट एंटरिंग अ नोड, कह रहा है कि किसी एक ख़ास वक्त के ऊपर जितना भी करंट एक नोड में एंटर हो रहा होगा। अभी I1 जो करंट है वो इस नोड में एंटर हो रहा है, और ये I1 जो करंट है इक्वल होगा टू द करंट लिविंग दैट सम ऑफ ऑल द करंट लिविंग दैट नोड। अभी I1 इसमें एंटर हो रहा है और यहाँ से I2 एग्जिट कर रहा है, तो जो I1 है वो I2 के इक्वल होगा। ये किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग दिस नोड, एक नोड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट एग्जिटिंग दिस नोड। सो इधर से हमें पता लगा कि इस नोड के अंदर I1 एंटर हो रहा है और I2 करंट निकल रहा है, और ये दोनों इक्वल हैं, I1 और I2 इक्वल करंट हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के मुताबिक। इसी तरह से इसके ऊपर तो हमें ये अंडरस्टैंड होगी कि ए नोड के ऊपर I1 इक्वल टू I2 है। उसके बाद जो B हमारे पास नोड है उस पर देखें तो B नोड के अंदर I2 करंट एंटर हो रहा है और एग्ज़िट क्या कर रहा है, एक I3 एग्ज़िट कर रहा है B से और I4 एग्ज़िट कर रहा है B से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि करंट I2 सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग दिस नोड, और इसमें एंटर कौन सा हो रहा है, सिर्फ I2, और एग्जिट क्या कर रहा है I3 और I4। सो सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग दिस नोड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट एग्जिटिंग दिस नोड। सो ये क्या हो गया, एग्जिट क्या कर रहे हैं I3 और I4। सो किरचॉफ्स करंट लॉ इस नोड पे जब लगाया तो हमें पता लगा सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग दिस नोड इज I2 एंड सम ऑफ ऑल द करंट एग्जिटिंग दिस नोड इज I4 I3। तो इन दोनों का जो सम है I4 और I3 का वो इक्वल टू I2 के, या दूसरे अल्फाज में जो एंटर हो रहा है करंट इज इक्वल टू द लिविंग करंट होगा। इसी तरह से अगर मैं C नोड को देखूं तो C नोड पे I4 एंटर हो रहा है, C4 पे C नोड के ऊपर I4 एंटर हो रहा है और एग्जिट I5 और I6 कर रहा है। तो मैं इधर कह सकता हूँ कि करंट sum of all the current I4 is equal to I5 प्लस I6। एंटरिंग करंट I4 है और एग्जिटिंग करंट I5 और I6 है। अभी इसके अंदर ये हमने C पे देखा, अभी हम D पे देखते हैं। जो D नोड है उस पर क्या हो रहा है, इसके अंदर I6 भी एंटर हो रहा है, I5 भी एंटर हो रहा है, I3 भी एंटर हो रहा है, और एग्जिट सिर्फ I1 कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस नोड के ऊपर अगर मैं देखूँ D नोड के ऊपर, तो उस पर यह है कि सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग कौन सा है, I3 I5 प्लस I6, ये तीन करंट इस नोड में एंटर हो रहे हैं D नोड में। तो ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल द एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द लिविंग करंट। तो इस नोड में से लीव कौन सा कर रहा है, I1 कर रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से, सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग I3 I5 I6 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट लिविंग, और लीव कौन सा कर रहा है, I1 कर रहा है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ जो है उसमें किसी भी नोड पे जितना करंट एंटर होगा उसी नोड से उतना करंट एग्जिट करेगा। ये तो था इसकी एक डेफिनेशन और उसके साथ उसकी रिप्रेजेंटेशन, और एक छोटे से सर्किट के साथ आपको बता दिया। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझना चाहें तो आप एक इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह सही है करंट की, कि लेट्स सपोज आपके पास कोई एक पानी का पाइप है, ठीक है। पानी के पाइप से आपने आगे
एक टैप लगा दी, फिर एक और टैप लगा दी, यहाँ पे आपने टैप लगा दी, ये टैप लगा दी, और इस पानी के पाइप से आपने दोबारा एक पाइप निकाल लिया, और उस पाइप के ऊपर आपने एक टैप और लगा दी, इस तरह से टैप लगा दी। और पानी क्या है, वो इस तरफ से एंटर हो रहा है, कुछ पानी इस तरफ जा रहा है, कुछ पानी आगे आ जाता है, और आगे कुछ इधर से एग्ज़िट करेगा, कुछ इधर से एग्ज़िट करेगा। जब आप पानी इधर से भी खोल देंगे, इधर से भी खोलेंगे, यहाँ से भी टूटी ये वाली सारी खोल देंगे, तो होगा क्या कि जितना पानी इधर एंटर हो रहा होगा इस तरफ से, वो पानी आगे कुछ इस तरफ चला जाएगा, कुछ इस तरफ आगे आ जाएगा। तो ये जो पानी इसमें एंटर हो रहा होगा वो डिवाइड हो जाएगा इधर, और इधर आगे चला जाएगा। और इसी तरह से जो पानी इधर जाने के बाद इधर आएगा, वो आगे इस तरफ निकल जाएगा और इस वाली टैप में निकल जाएगा। तो करंट भी इसी तरह से ही है। इसमें भी आप देखेंगे कि इधर जितना पानी, टोटल पानी इस टैप का प्लस इस टैप का प्लस इस टैप का प्लस इस टैप का निकल रहा होगा, वो इधर से एंटर हो रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल द करंट एंटरिंग दिस पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट लिविंग दिस 4 पॉइंट्स। और जो करंट इधर एंटर होगा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि इधर से कुछ पानी जो इस तरफ आया, जितना पानी इस तरफ आ रहा है वो इक्वल टू होगा जितना पानी यहाँ से और यहाँ से हमने जब टैप ओपन की तो वहाँ से निकल रहा है। तो इन दोनों का सम इक्वल टू इस पानी के सम के इक्वल होगा। जितनी क्वांटिटी इधर से एंटर हो रही है पानी की, उतनी यहाँ से दोनों के सम के इक्वल एग्जिट कर रही है। इधर जाने के बाद जितना पानी इस तरफ आया वो इसमें से निकलेगा। सो इन दोनों का सम वो इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर जो इस तरफ आ रही है। तो सेम इज़ द केस विद द किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ भी इसी तरह से कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग आई एन का मतलब है एंटरिंग या इन टू अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट एग्जिटिंग अ नोड। और एन का मतलब नीचे ये होता है कि एन आई1 आई2 आई3 सो ऑन टू आई1। इसको अगर एक्सपेंड करके लिखूँ, करंट एंटरिंग आई1 आई2 आई3 प्लस सो ऑन टू nth करंट। nth मतलब एक नोड के अंदर हो सकता है तो 10-15 कंपोनेंट्स का करंट उसमें जा रहा हो। जिस तरह लास्ट में हमने देखा था, जो डी नोड थी उसके अंदर 3 ब्रांचेस का करंट आ रहा था। तो इसी तरह जो एग्जिट करंट है वो हो सकता है, वो भी इसी तरह से आई1 आई3 सो ऑन टू आई एन। ठीक है, सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट एग्जिटिंग अ नोड। तो इसको अगर आपने देखना है रियल लाइफ के अंदर, तो आपके घरों के अंदर जो मीटर लगा होता है, एनर्जी मीटर, जो घरों के बाहर आगे 2 वायर्स आ रही होती हैं, आप क्या करते हैं, इन 2 वायर्स को एक रूम में ले गए। इसी तरह इन 2 वायर से आपने 2 वायर जोड़ ली एक और रूम में। इसी तरह से एक और आप ले लें। इस तरह ये हमारे पास रूम 1 हो गया, ये रूम 2, रूम 3, और ये हमारा पास मेन जगह थी जिधर से लाइन और न्यूट्रल आ रहा था मीटर के बाद। अब इसमें देखें, अगर तो मैं हर रूम के अंदर लाइटें और पंखे शंखे चला दूं, यहाँ कुछ मैं ना चलाऊं तो उधर तो करंट जाएगा ही नहीं। होगा क्या कि अगर इधर भी मैंने फ़ैन चला दिया, इधर फ़ैन, इधर लाइट बल्ब चला दिया, फ़ैन ज़्यादा करंट लेते हैं, लाइट बल्ब कम लेते हैं, तो होगा क्या, इधर से करंट एंटर हुआ, वो करंट जो सा कुछ तो इधर से चला जाएगा डायरेक्ट इस रूम में जितना इस फ़ैन ने लेना है। उसके बाद इसी करंट का जो कुछ पोर्शन है वो हमारे पास यहाँ से होता हुआ इस रूम में चला जाएगा, और कुछ पोर्शन जो बल्ब ने करंट ना लेना है वो यहाँ से होता हुआ इस रूम में चला जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट ही आगे आउट हो रहा है। किसी भी नोड पे देख लें, मैं इस नोड पे अगर देखता हूँ तो करंट एंटरिंग दिस नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट एग्जिटिंग। एग्जिट कौन सा कर रहा है, एक ये करंट एग्जिट कर रहा है और साथ ये करंट एग्जिट कर रहा है, और उसी तरह से ये वाला करंट एग्जिट कर रहा है। तो दिस वाला, ये जो करंट हमारे पास आ रहा है मीटर से, इक्वल टू होगा इस करंट इस करंट इस करंट के सम के इक्वल जो तीनों रूम्स के अंदर जा रहे हैं। सो केसीएल क्या हो गया जी, सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग अ नोड। तो हमने जो उसका फार्मूला लिखा था, summation I in is equal to summation
आई आउट और n नंबर ऑफ उसके करंट सेंटर हो सकते हैं और n नंबर ऑफ करंट लीव कर सकते हैं। इसको अगर मैं आउट करंट को इस तरफ ले आऊं, माइनस n आई आउट इज इक्वल टू 0, बात वही है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो करंट एंटर हो रहे थे नोड में उसको मैंने प्लस लिया और जो करंट एग्जिट कर रहे थे उस नोड से उसको मैंने माइनस लिया। तो एक नोड के ऊपर जितना करंट एंटर हो और जितना लीव करे, जो लीविंग है उसको हम नेगेटिव लिखेंगे और जो एंटरिंग है उसको पॉजिटिव लिखेंगे। तो दोनों को जब ऐड करेंगे उनका सम जो सा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारा है केसीएल लॉ, सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग एंड लीविंग इज इक्वल टू 0, या सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग अ नोड। दोनों इक्वल होने चाहिए या दोनों का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारा केसीएल लॉ है। दूसरा जो लॉ है वो हमारे पास कनेक्शन लॉ, दूसरा जो है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जो कनेक्शन लॉ में हमारा दूसरा लॉ था वो था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन शॉर्ट हम इसको लिख देते हैं केवीएल। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की डेफिनेशन है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक ख़ास वक्त के ऊपर, द सम ऑफ ऑल वोल्टेज राइज, जितने भी वोल्टेज राइज करेंगी किस में, अराउंड अ लूप, एक लूप में, एक लूप के अंदर जितनी वोल्टेज राइज करेंगी उनका सम मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप अराउंड दैट लूप। कह रहा है किसी भी ख़ास वक्त के ऊपर किसी एक लूप के अंदर जितने वोल्टेज राइज करेंगे उनका सम वो इक्वल होना चाहिए जितने वोल्टेज उस लूप के अंदर फॉल करेंगे। जो हमने केसीएल में था, केसीएल में यही चीज़ थी, लेकिन उसके अंदर यह था कि सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग अ नोड। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या आ गया, लूप्स आ गए। तो वो ये है कि लूप के अंदर जितना भी वोल्टेज राइज करे वो उसका सम इक्वल टू होना चाहिए जितना भी वोल्टेज उसका अंदर फॉल करें। तो इस चीज़ को हम जो है वो मैथमेटिकली लिख सकते हैं उसी तरह से, लेकिन इसमें जिधर हम करंट के लिए नोटेशन आई यूज़ कर रहे थे वहाँ पे हम वोल्टेज के लिए हम लिखेंगे वी राइज इज इक्वल टू वी ड्रॉप, और इसके साथ हम लिख देंगे यहाँ पे एल का मतलब है कि लूप में, किसी भी एक लूप में जितने भी वोल्टेज राइज करें मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन दैट लूप। कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं एक सर्किट बनाता हूँ, एक मैंने इधर बैटरी बनाई लेट्स सपोज 12 वोल्ट की, और इसके आगे मैंने एक लैंप लगा दिया जिसके अक्रॉस जोन से हैं वो 4 वोल्ट लेट्स सपोज आए ड्रॉप हुए, और एक और लैंप लगा दिया और इस तरह से मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और इसके ऊपर 8 वोल्ट ड्रॉप हो गए। ये सिर्फ सपोजिशन है कि हमने सपोज किया एक बैटरी 12 वोल्ट, बैटरी की ये साइड प्लस ये नेगेटिव, और जब लैंप ऑन होगा तो करंट जोन सा है वो इस तरह से गुजरेगा, ये क्या बन गया लूप, तो लूप के अंदर करंट इस तरह से गुजरेगा आई। तो इधर प्लस साइन आएगा इधर माइनस आएगा क्योंकि ये लाइट देगा, और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, ये हो गया हमारा पैसिव कंपोनेंट। इसी तरह से ये भी बल्ब है, इसका भी ये पैसिव कंपोनेंट हो गया। हमने एक चीज़ कही थी कि अगर करंट एंटर हो पॉजिटिव साइड से लीव करे नेगेटिव साइड से तो वो पैसिव कंपोनेंट है। क्योंकि हमें पता है ये लाइट है तो इसके अंदर जो पॉजिटिव साइड है वहाँ से करंट एंटर होना है और नेगेटिव साइड से करंट लीव करना है, तो ये सारे पैसिव कंपोनेंट्स हैं। और ये हमारे पास इसके अंदर करंट एंटर हो रहा है नेगेटिव साइड से, एग्जिट कर रहा है पॉजिटिव साइड से, तो ये हमारा एक्टिव कंपोनेंट है। सो हम ये कहते हैं जो हमने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहा उसके अंदर हमने ये कहा था कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज राइज मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में देखा था लूप्स और मैशेस के बारे में। तो मेरे पास ये एक लूप बन रहा है, ये हमारे पास एक लूप है और ये मैश भी है। मैश क्यों मैश की ये डेफिनेशन थी कि उसके अंदर कोई और लूप ना हो,
तो ये हमारे पास एक लूप है। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि